नेक्स्ट इट इज रिलेटेड टू अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर्स। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू इंडिविजुअल अकाउंट्स, रिलेटेड टू द इंडिविजुअल अकाउंट। तो यहां पर इंडिविजुअल अकाउंट यानी कि जो भी पर्संस मेजर हैं, साउंड माइंड के हैं, वो यहां पर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहले जो पर्सन है वो मेजर हो, सेकंड चीज है कि वो साउंड माइंड का हो, एंड फर्दर नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ टू बी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाए। दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल अकाउंट। वहां पर इंडिविजुअल अकाउंट ओपन किया जा सकता है। एंड फर्दर जो मेजोरिटी है एज पर द जो बेसिकली यहां पर सबसे पहली चीज है दैट इज रिलेटेड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो यहां पर कहता है कि कोई भी पर्सन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 कहता है कोई भी पर्सन अगर वो मेजर है, वो साउंड माइंड का है, एंड फर्दर उसे किसी कोर्ट के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया कि वो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। अगर ऐसा नहीं है एंड फर्दर वो रेजिडेंट कंट्री का यहां पर रेजिडेंट नहीं है, किसका, एनिमी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, तो उन केसेस में जो पर्सन है उसका अकाउंट यहां पर इंडिविजुअल अकाउंट ओपन किया जा सकता है। माइनर हालांकि वो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी यहां पर माइनर को अलाउ किया गया अंडर सेक्शन 26 कि यहां पर वो अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है, कि वहां पर अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। एंड फर्दर वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको एंडोर्स कर सकता है, उनको ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज रहती है रिलेटेड टू द इंडिविजुअल अकाउंट्स, related to the individual accounts. Then it is related to joint accounts. It is related to joint account, जहां पर दो या उससे ज्यादा जो competent persons हैं वो jointly एक अकाउंट ओपन करते हैं, that is said to be joint account. And जो operational instructions हैं those must be clear. तो जो यहां पर operational instructions हैं those must be clear in the account. And further यहां पर पेमेंट जो है इन द इवेंट ऑफ द डेथ वो किसको आएगी, वो चीजें भी यहां पर क्लियर होनी चाहिए। तो आपको एक यहां पर क्वेश्चन पूछने वाला हूं रिलेटेडली कि पर्सन ए एंड बी का एक जॉइंट अकाउंट है, पर्सन ए एंड बी का एक जॉइंट अकाउंट है, एंड फर्दर नॉमिनेशन इज पर्सन सी, नॉमिनेशन जो है वो पर्सन सी एंड जॉइंटली ऑपरेटेड ये अकाउंट है। यहां पर पर्सन ए की यहां पर डेथ हो जाती है, पर्सन ए की यहां पर डेथ हो जाती है, तो बैलेंसेस जो है वो किनको पे किए जाएंगे, टू होम द बैलेंस विल बी पेड। पर्सन ए की डेथ हो गई है, पर्सन ए एंड बी का जॉइंटली ऑपरेटेड अकाउंट है, पर्सन सी इज द नॉमिनी ओवर हियर, टू होम द बैलेंसेस आर टू बी पेड। तो बैलेंसेस यहां पर किससे पे किए जाएंगे? काइंडली प्लीज डू आंसर एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी यहां पर आंसर कर दीजिए कि बैलेंस जो है वो यहां पर किसे पेमेंट किए जाएंगे। The balances will be paid to the person B and further legal heirs of a person A. वेरी राइट। तो यश ने यहां पर सबसे पहले आंसर किया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है रिलेटेड टू इट कि बैलेंसेस जो है वो पर्सन बी को एंड जो पर्सन ए के लीगल हेयर है उनको यहां पर पेमेंट की जाएगी। आपको एक सिंपल सा आइडिया बता देता हूं कि नॉमिनेशन अकाउंट में तब यहां पर लागू होगी जॉइंट अकाउंट के केस में, खास करके जब सभी अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो जाएगी। अदरवाइज यहां पर नॉमिनेशन का जो रूल है वो लागू नहीं होगा। ठीक है, तो चाहे अगर तो आइदर सर्वाइवर का केस है, अगर आइदर सर्वाइवर का केस होता एंड फर्दर एक पर्सन की डेथ हो गई, फिर तो यहां पर अगर इसकी डेथ हो गई तो बी को यहां पर जो बैलेंसेस थे वो मिल जाने थे, अगर आइदर सर्वाइवर का केस होता। अगर फॉर्मर सर्वाइवर का केस होता, अगर ए एंड बी का फॉर्मर सर्वाइवर होता अकाउंट ऑपरेशन, तो ए की डेथ हो जाती तो सर्वाइवर को पैसे मिल जाते, डेट इज क्लियर। ओके, लेकिन अगर दोनों की डेथ हो गई है तो उसके केस में नॉमिनी को पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर ज्वाइंटली ऑपरेटेड अकाउंट के केस में, ज्वाइंटली ऑपरेटेड अकाउंट के केस में अगर एक पर्सन की डेथ हुई है तो पैसे जो हैं वो जिस पर्सन की डेथ हुई है उसके लीगल हेयर्स एंड फर्दर जो यहां पर सर्वाइवर्स हैं उनको ज्वाइंटली पेमेंट की जाएगी। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है। ओके, next it is related to HUF, that is a Hindu undivided family. Now Hindu undivided family या फिर JHF, that is joint Hindu family, that is related to what? That is related to कि यहां पर जो आपके पास ancestral property है, जो आपके पास ancestral property है, जो inherited property है, उस estate को संभालने के लिए अथॉरिटी किस पर्सन के पास रहेगी। ठीक है, तो ये किसी भी एक्ट में डिफाइंड नहीं है, लेकिन जो ancestral property रहती है that is decided based upon the Hindu Succession Act 1956,
दैट इज बेस्ड ऑन द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो यहां पर फैमिली का जो सबसे एल्डेस्ट पर्सन है, चाहे वो मेल पर्सन है चाहे वो फीमेल पर्सन है, दैट वुड बी सेड टू बी कर्ता। जैसे मान लीजिए यहां पर हम 5 मेंबर ले रहे हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो यहां पर पर्सन ए जो है वो एल्डेस्ट मेंबर है, चाहे वो यहां पर मेल मेंबर है चाहे वो फीमेल मेंबर है, तो यहां पर वो क्या रहेगा, दैट वुड बी बेसिकली सेड टू बी कर्ता। वो यहां पर कर्ता रहेगा, उसको कर्ता कहा जाता है। एंड जो बाकी के पार्टनर्स हैं, दोज आर सेड टू बी को पार्टनर्स, उनको क्या कहते हैं, दोज आर सेड टू बी को पार्टनर्स, उनको को पार्टनर कहा जाता है। ओके, एंड कर्ता के पास अथॉरिटी रहती है कि वो यहां पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को खरीद बेच सकता है, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बेस पर लोन ले सकता है, वो डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है, वो किसी पर्सन की लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकता है। एंड फर्दर ऐसा करने के लिए उसे और जो उसके को पार्टनर्स हैं उनसे यहां पर सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं है, वो खुद का डिसीजन ले सकता है। इज दैट क्लियर? पहले जो था डेट वाज रिलेटेड टू कि सिर्फ और सिर्फ जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है वही पर्सन कर्ता बन सकता था, लेकिन अब यहां पर जजमेंट दी गई है कोर्ट के द्वारा कि यहां पर हिंदू सक्सेशन एक्ट को अमेंड किया गया है कि जो फीमेल एल्डेस्ट मेंबर है वो भी यहां पर फैमिली में कर्ता बन सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्या ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है? ओके, एंड फर्दर लेट मी टेल यू कि यहां पर नंबर ऑफ को पार्टनर्स के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कर्ता की पावर्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बताया कि वो यहां पर प्रॉपर्टी को, डेप्ट को इंकर कर सकता है, कि जो पर्सन है वो यहां पर लोन ले सकता है, वो डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकता है, सिक्योरिटीज को प्लेज कर सकता है। एंड फर्दर इसके लिए उसे को पार्टनर्स के कंसेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ लायबिलिटी भी यहां पर कर्ता की जो रहती है वो अनलिमिटेड रहती है। व्हेन आई से अनलिमिटेड लायबिलिटी, व्हाट डज इट मीन? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब रहता है कि पर्सन ए का जो स्टेक है इस प्रॉपर्टी में, पर्सन ए की जो हिस्सेदारी है इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, वो तो लायबल रहेगी रहेगी, साथ ही साथ पर्सन ए यानी कि कर्ता के जो अपने पर्सनल एसेट्स हैं वो भी लायबल रहेंगे, वो भी लायबल रहेंगे। यही चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो को पार्टनर्स की लायबिलिटी है दैट इज ओनली एंड ओनली अप टू द एक्सटेंट, वो सिर्फ और सिर्फ उस एक्सटेंट तक है। जो यहां पर को पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ इस एक्सटेंट के ऊपर है। किस एक्सटेंट के ऊपर है? सिर्फ और सिर्फ इस एक्सटेंट के ऊपर है कि जो शेयर उनका यहां पर प्रॉपर्टी में सिर्फ उतनी लायबिलिटी उनकी रहेगी। लेकिन कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी कि उसका जो शेयर है प्रॉपर्टी में वो तो यहां पर लायबल रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ उसका जो पर्सनल शेयर है, जो उसका पर्सनल यहां पर उसके एसेट्स हैं वो भी लायबल रहेंगे। यही कारण है कि जब कर्ता को लोन दिया जाता है तो उस टाइम पर जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर बैंक्स जो हैं वो को पार्टनर्स के थ्रू भी उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहां पर को पार्टनर्स के द्वारा भी एग्जीक्यूट किए जाएंगे एज वेल एज कर्ता के द्वारा भी एग्जीक्यूट किए जाएंगे जब भी यहां पर लैंडिंग दी जाती है। एंड फर्दर जो बैंक है वो यहां पर अगर कोई को पार्टनर माइनर है तो उसकी केस में जो डॉक्यूमेंट्स हैं माइनर के गार्डियन के द्वारा एग्जीक्यूट करवा लिए जाएंगे। एंड फर्दर जो बैंक है वो यहां पर नंबर ऑफ को पार्टनर्स, उनकी सभी डिटेल्स को प्रॉपरली नोट डाउन कर लेगा। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है? जल्दी से जल्दी बता दीजिए, जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि यहां पर जो भी अकाउंट है, जो भी लोन अकाउंट अगर दिया जाता है, अगर लोन सैंक्शन किया जाता है तो उसके केस में यहां पर डॉक्यूमेंट जो है वो यहां पर कर्ता तो साइन करता ही करता है, कर्ता तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ यहां पर कर्ता के साथ साथ जो को पार्टनर्स हैं उनके द्वारा भी एग्जीक्यूट करवाए जाते हैं ताकि उनकी भी पर्सनल लायबिलिटी बन जाए, ओके, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। देन फर्दर इट इज रिलेटेड टू द प्रिकॉशंस व्हाइल ग्रांटिंग क्रेडिट फैसिलिटी, तो इसमें वही चीज को कवर अप किया गया है। एंड फर्दर अगर कर्ता अब्रॉड में रहता है, अगर कर्ता मान लीजिए ज्यादातर टाइम अब्रॉड में रहता है तो ऐसा नहीं है कि वो पर्सन कर्ता नहीं रहेगा, यानी कि वो पर्सन जो है वो यहां पर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, स्टेट है, उसको मैनेज नहीं करेगा। द कर्ता वुड बी द पर्सन हु विल बी कंटिन्यूइंग टू मैनेज द अकाउंट ऑपरेशंस, ठीक है। एंड फर्दर अकाउंट ऑपरेशंस के लिए जो करता है वो किसी पर्सन को मैंडेट दे सकता है कि उसकी जगह पर वो अकाउंट को ऑपरेट कर ले, ओके। एंड आल्सो
इस तरह इस चीज को ध्यान से समझेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मान लीजिए पर्सन ए जो है वो करता है एंड फर्दर वो यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ कर देता है, वो यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ कर देता है। लेट अस से द केस कि उसने 5 लाख रुपए की पेमेंट के लिए एक चेक को यहां पर ड्रॉ किया है, एक चेक को यहां पर ड्रॉ किया है। क्योंकि यहां पर ऑथराइज्ड सिग्नेटरी तो सिर्फ और सिर्फ कौन रहेगा, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी तो सिर्फ और सिर्फ कर्ता ही रहेगा, कर्ता वुड बी द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। तो यहां पर कर्ता ने क्या किया, कर्ता ने यहां पर 5 लाख का जो चेक था वो ड्रॉ कर दिया। तो यहां पर पर्सन बी जो कि को पार्टनर है वो बैंक में पहुंच गया इस चेक की स्टॉप पेमेंट करवाने के लिए, तो काउंटर मांड करवाने के लिए। तो यहां पर पर्सन बी यानी कि को पार्टनर्स के पास ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं रहती है कि वो यहां पर इंस्ट्रूमेंट को काउंटर मांड कर पाए, कि वो यहां पर इंस्ट्रूमेंट को काउंटर मांड कर पाए। ओके, ये चीज क्लियर हो गई है यहां पर।